जय हिंद। मैं हूं अब्बास सैयद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14। हमारे साथ में हैं बिहार से जनाब तारिक अनवर साहब, जो 6 बार के सांसद हैं। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी जीत है कि 6 बार लगातार सांसद रहे और राज्यसभा भी 2 बार गए हैं। और ये एक कामयाबी ऐसे मौके पे है जिस वक्त इंडिया गठबंधन जो था काफ़ी उतार चढ़ाव में रहा। मैं ज़्यादा बात ना करके डायरेक्ट आपका बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल न्यूज़ 14 में। शुक्रिया। सर, आप जो है 6 बार सांसद रहे लोकसभा, और बिहार जैसी जगह से आप आए वापस फिर से इस बार चुनाव में। तो वहाँ की जो सियासत है बहुत उतार चढ़ाव वाली है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ वो सूबा है जो अपनी सियासत के लिए पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में भी जाना जाता है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, बात सही है। बिहार एक पॉलिटिकल स्टेट रहा है। आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद भी कई मूवमेंट वहाँ से शुरू हुए हैं। जो महात्मा गांधी ने अपना जो आंदोलन शुरू किया था वो चंपारण से शुरू किया था, जो बिहार का एक हिस्सा है। और उसी तरह जेपी आंदोलन भी वहाँ हुआ, और भी कई आंदोलन छोटे बड़े होते रहे। तो यूँ कहा जाए कि बिहार एक पॉलिटिकल स्टेट है। सियासी तौर पर बहुत ही सोच समझ के फैसला लेने वाला है स्टेट। तो बिहार के साथ साथ आप तो खैर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी राजनीति और सरगर्मियों को लेकर हर जगह ही जाते आते रहते हैं, और एक लंबा तवील सफ़र आपने सियासत का अंजाम दिया है। तो ऐसे में अभी ये जानना है कि आपने जो पहले सियासत की, क्योंकि आपका काफ़ी लंबा वक्त रहा है सियासत में, अभी हालिया जो सियासत चल रही है उसमें आप कैसा मुख्तलिफ देखते हैं, किस तरह का बदलाव आया है? देखिए, जिस तरह से पिछले 10 सालों से जो सियासत चल रही है मुल्क में, वो बिल्कुल नफरत, घिरना, एक तरह से लोगों को अलग करना, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाना, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ तैयार करना, ये इस तरह का माहौल बिगाड़ा गया है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों की आंखें जल्दी खुल गई, और 10 साल के जो भारतीय जनता पार्टी का जो दौर था, जो नरेंद्र मोदी जी का एक तानाशाही रवैया था, उसको लोगों ने समझ लिया। और लोगों को ये बात अकल में आ गई कि ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी सियासत को बनाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए ये कर रहे हैं। हकीकत में ये किसी के दोस्त नहीं है, ना हिंदुओं के हैं ना किसी के। अभी जो ये कल उपचुनाव जो नतीजे आए हैं, इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपका कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का रहा है। तो इससे काफ़ी आपको, आपकी पार्टी को हौसला मिला है, आपके कार्यकर्ताओं को भी बहुत हौसला मिला है। इस पे आप क्या कैसे देखते हैं पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को? नहीं, यकीनन इससे हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम जो भी सहयोगी दल हैं, जो अलायंस पार्टनर हैं, उनको इससे तक़वियत मिलेगी, ताकत मिलेगी। और आने वाले वक्त में उसका फ़ायदा हम लोगों को मिलेगा। ये बात भी ज़ाहिर हो रही है बीच में, लोकसभा के बाद ये पहला बाई इलेक्शन था 13 विधानसभा का, और उसमें भी हम लोग कामयाब हुए, और अच्छी तरह कामयाब हुए। तो ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि बीजेपी की जो साख थी, जो उनका एक दबदबा था, वो धीरे-धीरे, आहिस्ते-आहिस्ते ख़त्म हो रहा है, और लोगों को उनकी असलियत का अंदाज़ा हो रहा है। अच्छा, चूँकि आज आप मुंबई महाराष्ट्र में हैं, तो यहाँ की भी राजनीति ज़रूरी है, और वैसे तो आप पूरे हिंदुस्तान पे नज़र रखते ही हैं। यहाँ जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आने वाले कुछ 1-2 महीने में विधानसभा के, तो इसमें जो आपका गठबंधन है, फिलहाल लोकसभा में तो है ही है, आगे रहेगा या कुछ हिलता हुआ नज़र आ रहा है? जैसा कुछ अंदर से या इधर-उधर बाहर से अफ़वाहें या जो भी कह लें खबरें हैं कि कुछ थोड़ा-सा हिल रहा है, तो ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ कि और मजबूत होगा, चूँकि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव है। हुँ। तो इससे जितने भी अलायंस पार्टनर हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जब हम यूनाइट होते हैं, एक होते हैं, तो उसका सियासी फ़ायदा हमको मिलता है।
और अगर हम अलग होते हैं तो उसका नुकसान होता है, जैसे पिछले दिनों 14 में हुआ, 19 में हुआ। तो इस बार वो गलती लोग दोहराएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सोच समझ से काम लेंगे। और ये एक तरह से कहा जाए कि पब्लिक की भी ये मांग है, आम लोग इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि अपोजिशन एज ए होल एक साथ रहे, यूनाइटेड रहे। अब चूंकि आप बिहार से हैं तो नीतीश कुमार की अगर बात न की जाए तो शायद बात पूरी नहीं होगी। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है और किस तरह का उनके साथ आपका कभी रहा ऐसा मेल जोल या बातचीत, क्योंकि आप हैं वहाँ से और मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आप उन्हें किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक वक्त था, जब वो सियासत में नए नए आए थे और बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो यकीनन लोगों को बड़ी उम्मीदें थी और कि वो बिहार की तरक्की करेंगे, बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, बिहार में कल कारखाने उद्योग लगेंगे, रोजगार के अवसर मिलेगा। लेकिन 18-19 साल हो गए उनको, लगातार एक आध साल छोड़कर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे हैं। और इस 18-19 साल में बिहार का कोई ऐसा विकास या ऐसी तरक्की नहीं हुई। जैसा मैंने कहा कि आज भी बिहार को लोग एक बीमारू राज्य के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा गरीबी है तो बिहार में है, बेरोजगारी है तो बिहार में है, भ्रष्टाचार है तो बिहार में है, स्वास्थ्य को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, बिहार पिछली पंक्ति में है या आखिरी पायदान पर है। तो ये बात लोग महसूस कर रहे हैं कि 18-19 साल के शासन काल में उन्होंने बिहार को आगे लाने का काम नहीं किया। अब जब चुनाव आ रहा है तो फिर उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए वो नारा दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये उनकी सही मानों में ईमानदारी कोशिश नहीं है। नहीं तो जहाँ तक बीजेपी के साथ उनका करीब 15 साल का साथ है और केंद्र में भी सरकार थी, यहाँ भी सरकार थी, दोनों एक ही गठबंधन की सरकार, यानी एनडीए की सरकार थी, तब भी उन्होंने बिहार के सवाल को कभी पूरी मजबूती से नहीं उठाया। अब लोक विधानसभा का चुनाव है अगले साल, तो अब उनको याद आ रहा है कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो इससे लोग उनकी असलियत को पहचान रहे हैं और हमको लगता है कि आने वाले विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुत बिहार में बहुत सपोर्ट मिलेगा या उनकी सरकार बनेगी, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, अभी आप ऑल इंडिया कौमी तंजीम के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, जिस सिलसिले में आप आए हैं मुंबई, आपकी यहाँ मीटिंग हुई, कैसी मीटिंग रही? और एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि आपने ये बात कही भी है कि पढ़े लिखे लोगों से कोई भी तंजीम या कौम या आवाम आगे बढ़ती है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए आपकी ये तंजीम क्या करेगी और क्या कर रही है या क्या करना चाहती है? कुछ थोड़ा इस पे रोशनी डाल दीजिए। देखिए, जैसा मैंने अपनी तकरीर में भी कहा कि कौमी तंजीम का जो मुख्य उद्देश्य कहिए या मकसद कहिए, वो यही है कि लोगों के अंदर सियासी शऊर पैदा किया जाए और उसको मतलब सही फैसला ले लो, जैसे मौके को देखते हुए, हालात को देखते हुए, तो उनके अंदर एक उस तरह का एक जज्बा हो सोचने समझने का। तो उस पे हम लोग लगे हुए हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अपनी जितनी भी हमारी तंजीम की हैसियत है या पहुंच है, उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें तमाम पढ़े लिखे भी और जो गैर तालीम याफ्ता हैं उनको भी हम अपने से जोड़ रहे हैं। अच्छा, बस आखिरी सवाल, आपके पास वक्त भी कम होगा, कि लोग मन की बात तो बहुत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप कुछ दिल की बात ऐसी कर दें जो आम आवाम नहीं जानती है आपके बारे में। कोई भी ऐसी बात जो दिल की है आपके, जो आप हमारे चैनल पे और आवाम से शेयर करना चाहते हैं, वो आप अपनी बात रख सकते हैं। हम समझते हैं कि अभी जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है उस पर बहुत समझदारी का सबूत देना है और अभी ये लड़ाई लंबी है। ये जो मुल्क के अंदर जो एक तरह से कहा जाए कि दो विचारधारा की लड़ाई है,
एक वो है जो गांधी की विचारधारा है, जिसमें सभी लोगों को लेकर चलने में यकीन है, भरोसा है। और एक वो है जो गोडसे की विचारधारा है, जिसको लेकर बीजेपी चल रही है या आरएसएस चल रही है। तो मुल्क को अगर बचाना है, मुल्क को आगे जाना है, तो हमको गांधी का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो ये थे जनाब तारिक अनवर साहब, अगर मुल्क को बचाना है तो हमें गांधी का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट आना, हमें ज़मीं के मसाइल पे बात करनी है। कैमरामैन हैरी के साथ मैं अब्बास सैयद, न्यूज़ 14 मुंबई।